Hello, my dear friends. I'm here to present the fourth part of the chapter Cold War Era, chapter 1 of Political Science, class 12. So, in the last video, we have discussed that what was the profit to superpowers. Superpowers को क्या क्या प्रॉफिट मिल रहे थे उनके जब एलाइज बन रहे थे. पहला मैंने आपको बताया आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में, तो उनकी आइडियोलॉजी को मेजॉरिटी मिल जाएगी. ठीक है, जितने अलाइज फॉलो करेंगे उतनी ही उनकी मेजॉरिटी बढ़ती जाएगी उनकी आइडियोलॉजी को लेके. सेकंड पॉइंट ये कि वो फंड कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक सपोर्ट. थर्ड पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करा था कि स्पाई एनिमी मतलब स्पाई नज़र रख सकते हैं, जैसे कि क्यूबा में रखी गई थी, क्यूबा में बेस बना दिया गया था यूएसएसआर द्वारा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट आप इसमें ये हो सकता है लॉन्च वेपन्स एंड ट्रूप्स, जैसे कि वहाँ से अगर अटैक करना है, इमरजेंसी है कुछ, तो वो वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं वहीं से अपना बेस बना सकते हैं. उसके बाद रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं उनको. रिसोर्सेज मिल सकते हैं, मेटल्स मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं. ठीक है. स्मॉल एलाइज जो हैं बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं फिर बिग सुपर पावर्स के लिए. तो जैसे सुपर पावर्स को फ़ायदा है स्मॉल एलाइज का, ऐसे ही स्मॉल एलाइज को भी सुपर पावर्स का फ़ायदा है. तो ये एडवांटेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. और इन द प्रीवियस वीडियो जो हमने फुल फॉर्म्स पढ़े थे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सीटो, नाटो, सेंटो. सो ये फुल फॉर्म यू शुड नो, इट कैन कम इन 1 मार्क क्वेश्चन, राइट. सो अब हम पढ़ेंगे नैम. व्हाट वाज नैम? नॉन अलाइन मूवमेंट. सो इसमें ये बेसिकली बोला गया था कि इसमें जो है ये किसी भी सुपर पावर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे. ठीक है. नॉन अलाइन मूवमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी. कोई भी सुपर पावर्स के पास नहीं गया था इंडिया. देखो, एज यू कैन सी इन दिस टाइम लाइन, 1945 से कोल्ड वॉर ईरा चालू हुआ. 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, राइट. 1950 से लेके 1969 तक चाइना और यूएसएसआर के बीच में वॉर चला. तो इंडिया जो था उस वॉर में इंक्लूड नहीं होना चाहता था. तो ये नहीं चाहता था कि वो किसी भी सुपर पावर्स को किसी भी सुपर पावर के अंडर आए और अपने आप को एक्सप्लॉइट कराएं. अब देखो, हमने एलाइज में पढ़ा है कि अपने रिसोर्सेज दे देते हैं, अपना फंडिंग करते हैं, तो हम पे जो बचा कुचा वो भी सब आप सुपर पावर्स को दे दोगे तो आपकी क्या इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस रहेगी. सो दैट्स वाई इंडिया अडॉप्टेड द नैम पॉलिसी. सो अब इंडिया ये भी चाहता था, जो नैम का मोटिव क्या था मेन, कि जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो एशियन और अफ्रीकन इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हुए हैं, जो कलोनाइज थे, जो अभी डीकलोनाइज होते जा रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट ना हो इन सुपर पावर्स के पास जाके. तो नैम का मेन मोटिव तो यही था. आगे हम और पढ़ेंगे नैम के बारे में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर. सो एरिनाज मीन्स वो एरियाज़ जहाँ पे कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट है, लेकिन इट इज़ अबाउट टू कन्वर्ट इनटू हॉट वॉर. सो ऐसे सिचुएशन, ऐसे एरिया कौन कौन से थे वो इसमें आप बता सकते हैं. जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि वियतनाम, अफ़गानिस्तान, कोरिया, ये ऐसे जगह थी जहाँ पे डेथ बहुत हुई थी इस कोल्ड वॉर की वजह से. क्राइसिस हो गए थे. वॉर्स जो हैं कुछ जो ये कोल्ड वॉर था कुछ लिमिटेड एरिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था इन सुपर पावर कंट्रीज़ की वजह से. अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ हुआ, यूएस और यूएसएसआर का. आप ऐसे लर्न कर सकते हो, केबीसी, कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो. सो ये कुछ कंट्रीज़ थे जिनका डायरेक्ट आमना सामना हुआ. कन्फ्रंटेशन मीन्स आमना सामना होना. सो ये जो डिस्प्यूट था इसको रिजॉल्व कराने के लिए नेहरू ने थोड़ा हेल्प किया. नेहरू हेल्प इन कोरिया फॉर मेंटेनिंग द पीस. सो नेहरू वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द नैम, राइट. सो नैम का मेन मोटिव है कि टू सेटल द डिस्प्यूट्स, टू मेंटेन द पीस. तो इसको शांति बनाए रखने के लिए नेहरू ने बहुत हेल्प किया कोरिया का.
उसके बाद ये जो वॉर हुआ था 1950 से 1953 तक चला, वॉर कह रही हूँ सॉरी, ये जो कन्फ्रंटेशन हुआ था 1950 से 1953। उसके बाद बर्लिन का जो कन्फ्रंटेशन हुआ 5 साल बाद हुआ कोरिया के 1958 से 1962, और 1960s की शुरुआत में कॉन्गो से कन्फ्रंटेशन हुआ। उसके बाद नाम का रोल तो मैंने आपको बताया, जैसे कि पीस मेंटेन करना, स्टेबिलिटी रखना। तो नाम लीडर्स जो थे उस चीज़ को पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अप्लाई भी करते थे। ऐसा नहीं था कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। इवन उन्होंने कोई सुपर पावर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, राइट। उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जब भी तो कोल्ड वॉर क्रिएट हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी यूएस और यूएसएसआर में, तभी तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट थी, वो भी इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि इट वाज लैक ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। मतलब डिप्लोमेटिक जो है इंटरनेशनल लेवल पे उनका कम्युनिकेशन जो था वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। मतलब उन्हें पता ही नहीं है यूएस और यूएसएसआर आपस में मतलब इतने कनेक्टेड ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है उनके देश में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या उनका मतलब कोई एम है, क्या कोई पॉलिसी है। तो देयर वाज नो फ्रेंडली रिलेशन, राइट। उसके बाद हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं, व्हाट इफ़ द थर्ड कंट्री अटैक ऑन सुपर पावर्स। अगर यूएस है, यूएसएसआर है, अगर इन दोनों के अलावा कोई थर्ड स्ट्रॉन्ग कंट्रीज राइज हो जाए और वो इन पे अटैक कर दे, तब क्या होगा। इन्होंने ये चीज़ तो इमेजिन करी नहीं। सो देयर वाज अ नीड ऑफ मॉरल रेस्ट्रेंट, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत बहुत थी कि उन्हें रियलाइज़ हो कि हाँ भाई उनकी जिम्मेदारी है कि वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट करके देयर इज़ नो यूज़। और ट्रीटीज़ जो थी वो इसलिए बनाई जाएं ताकि उनका जो जैसे कि वो वेपन्स का यूज़ जो है, उनका वेपन्स का यूज़ बहुत बढ़ गया था, और बॉम्बिंग टेस्ट जो है वो करते थे वो भी बहुत बढ़ गया था, राइट। तो ये सब जो है इनके लिए भी ट्रीटीज़ बनाए जाए, जैसे कि बनी भी थी 1960s की स्टार्टिंग में, जैसे कि टेस्ट बैंड ट्रीटी बनाई गई। उसके बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये सब ट्रीटी बनाए गए ताकि वो आर्म कंट्रोल कर सकें, ठीक है, वेपन्स का यूज़ जो है वो कम कर सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू बायोपोलैरिटी। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।